मुहावरा आपने सुन रखा होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जी हाँ, भारत के साथ कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। 70 साल की 80 साल की जो तारीख है, उसमें जंग वंग तो कभी लड़ी नहीं है, ना जंग का तजर्बा है, ना लड़नी आती है। एक एयरबेस ली थी 1994-95 में ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे से 10-12 किलोमीटर दूर वेस्ट में एक एयरबेस है, एनी एयरबेस। वो इनको दी गई थी 1994-95 में, बिलखुसूस यूरोप, अमरीका, वेस्ट सब लोगों ने अलाइन करके इनको वहाँ लाकर बिठाया था कि आप इसको यूज़ करें, अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनके रनवे के तौर पे यूज़ करें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करें, अपने जहाज़ों की एयरक्राफ्ट्स की रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ करें और टू सम एक्सटेंट अपने जो कमर्शियल जहाज़ हैं उनकी रिफ्यूलिंग और फ्यूलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद ये था कि चूँकि उन दिनों तालिबान की गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान में, तालिबान की जो पहली गवर्नमेंट बनी थी, तो उसको कोई भी वो लेजिटिमेट थी नहीं, पूरी दुनिया उसे तस्लीम नहीं करती थी, सिवाय पाकिस्तान और यूएई के। दूसरी जानिब वेस्ट और तमाम जो दुनिया थी, वो अहमद शाह मसूद को अफ़गानिस्तान का लीडर भी तस्लीम करती थी। उनका जो शुमाली इत्तेहाद था, नॉर्दर्न अलायंस, उसकी जो शैडो कैबिनेट थी, उसके कैबिनेट्स को भी एक्सेप्ट करती थी। बल्कि उसके अहमद शाह मसूद और शैडो कैबिनेट के जो लोग थे, उन्हें फ्रांस में बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाता था एज़ ए गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, एज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो उस वक़्त दुनिया डायरेक्ट तो इन्वॉल्व हो नहीं सकती थी और चूँकि अहमद शाह मसूद ताजिक थे, उनकी कैबिनेट में ज़्यादातर लोग उज़्बेक और ताजिक ही थे, तो लिहाज़ा इनको इंस्टॉल किया गया कि आप यहाँ बैठें और बैठ के ना वो तालिबान के ऊपर या मौजूदा अफ़गान गवर्नमेंट पे नज़र रखें। ये इतने जोगे थे तो नहीं, कर सकते नहीं थे, 30 साल ये वहाँ रहे, कोई एक दिन का तोड़ के नहीं देखा इन्होंने। वहाँ पे एक एयरबेस मिल गई, उसपे पता नहीं जहाज़ों की फ्यूलिंग की, नहीं की, कोई ऐसी मिलती नहीं है, शवाहिद ऐसे नहीं मिलते। अलबत्ता एक फ़ील्ड हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया था, वो फ़ील्ड हॉस्पिटल भी किस लिए था? उसका पर्पज़ क्या था? पर्पज़ था कि नॉर्दर्न अलायंस के लोग जब मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है उनका तालिबान से या अफ़गान गवर्नमेंट से, तो जब वो ज़ख्मी होते थे या उनको कोई मसला होता था, तो वो ताजिकिस्तान जाया करते थे और दुशंबे के नज़दीक जो इनका फ़ील्ड हॉस्पिटल था, उसमें ट्रीटमेंट करवाई जाती थी। अहमद शाह मसूद की जो डेथ है, उसकी जो सर्टिफ़िकेशन है या तस्दीक जो है वो भी उसी दुशंबे में जो हॉस्पिटल था, फ़ील्ड हॉस्पिटल, इंडियन फ़ौज का बनाया हुआ, वहीं से तस्दीक की गई थी। जब उनको एक हमले में, बॉम्बिंग में वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, विदिन फ्यू मिनट्स उनकी डेथ हो गई थी। जब वो दुशंबे पहुँचे तो उस वक़्त तक उनका इंतकाल हो चुका था, लेकिन उसकी आखिरी तस्दीक जो थी, वो इसी फ़ील्ड हॉस्पिटल से की गई थी। अब 3 बरस पहले जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, तो भारत ने यहाँ से पैकअप तो शुरू कर दिया था क्योंकि तालिबान के साथ इनका फ़ितरी इत्तेहाद बनता नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता करके ये जा रहे थे वहाँ से और चंद रोज़ कबल मुकम्मल तौर पे उसको खाली कर दिया इन्होंने इस एयरबेस को और इसको पूरी दुनिया में और बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक नाकामी के तौर पे देखा जा रहा है। अब होता ये है कि जब आप हक़ाइक़ लोगों को नहीं बताते, जब फैक्ट्स आप लोगों को नहीं बताते, तो आपको भुगतना भी पड़ता है। नरेंद्र मोदी और उसकी गवर्नमेंट ने और बीजेपी का और आरएसएस के जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने एक स्मोक स्क्रीन हिंदुस्तान के ऊपर तानी। लोगों को बताने की कोशिश ये की कि हम बहुत कुछ तगड़े लोग हैं, हम जंगें भी लड़ सकते हैं, हमारे पास को 2 दिमाग हैं, हम साइंसदान भी पैदा कर सकते हैं, हम ताजिर भी बहुत अच्छे हैं, हम देशभक्त भी बहुत अच्छे हैं, हम जो है मज़हब को भी बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं। अब एक पूरी की पूरी जनरेशन बल्कि जनरेशंस दर जनरेशंस, नस्ल दर नस्ल एक एहसास कमतरी था कि हम तंदुरुस्त लोग नहीं हैं, हम फिट नहीं हैं, हमें मुग़लों ने बहुत मारा है, हम पे बाहर से जो भी आता था आके हुकूमत कर लिया करता था। उस एहसास कमतरी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसको जो है ना उसकी ओवरलैपिंग के लिए ये आइडिया बहुत अच्छा था कि झूठ बोलना शुरू कर दो और जो है ना हवा में तीर चलाने शुरू कर दो। तो हवा में खुल-डुल के तीर चलाए गए और नतीजा ये है कि वो एक पूरी जनरेशन ऐसी तैयार हो गई जिसके ज़हन में ये बात बैठ गई कि हम तो शायद को बहुत सुप्रीम लोग हैं। अब जब आप पै दर पै इस तरह के महाज़ों पे, इस तरह के फ्रंट्स पे बदतरीन शिकस्त आपको होती है, तो फिर वो लोग चीखें मारते हैं। तो अब वो चीखें वहाँ हिंदुस्तान से उठ रही हैं। अब उनका कहना वहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो जो एक मीडिया आपने राइट विंग मीडिया बनाया, जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, अब वो शोर मचा रहा है कि ये तो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस हो गया, हमें एनी एयरबेस छोड़नी पड़ गई। भई एनी एयरबेस पे पहले तुम बड़े दुनिया के जहाज़ गिरा रहे थे। पहले तुम बड़ी वहाँ से जंगें लड़ रहे थे, जो एनी एयरबेस छोड़ के तुम्हें कमाल हो गया। तुम पहले ही खौफ़ज़दा थे। ठीक है, ता वो तो शुमाली इत्तेहाद वालों के साथ तुम्हारा अलायंस था, तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, अब ये दुनिया है। इसमें चीज़ें बदलती हैं।
हमारे यहाँ जो देसी तरीक़ाकार है उसमें ये कहा जाता है कि 33 साल बाद तो मौसम भी रिवर्ट हो जाता है। यानी आज जो मौसम है एग्ज़ैक्ट 33 इयर्स आफ्टर 33 साल के बाद यही मौसम होगा। यानी ये दुनिया का सर्कल है, ये चलता रहता है। कभी तालिबान तुम्हारे दुश्मन थे, आज दोस्त हैं। कभी ताजिक तुम्हारे दोस्त थे, आज ताजिक तुम्हारे से न्यूट्रल है। ठीक है? तो वो तो पहले भी 3 बरस पहले तुम खुद ही वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने भी तुम्हारा पैकअप करवा दिया। तो ये कोई ऐसा मतलब कोई इंडिया के जो वो आरएसएस के लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको तसल्ली रखनी चाहिए। आपका ये फ़ील्ड है नहीं। ना तालीम से आपका कोई ताल्लुक है, ना ज़हानत से आपका कोई ताल्लुक है, ना आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस से ताल्लुक है, ना आप अच्छी जंग लड़ सकते हैं, ये आपका फ़ील्ड है नहीं। नतीजा ये है कि आपको यहाँ बार-बार ज़लील होना पड़ेगा और आप होते रहेंगे। तो लिहाज़ा ये जो स्मोक स्क्रीन नरेंद्र मोदी ने तानी है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो एहसास कमतरी है अब अगले 2 नस्लों में चलेगा। वो जो तुम्हारे पहले के लोग मुग़लों के ग़ुलाम थे या उससे पहले जो भी इन्वेडर आता था उससे जूते खाते थे, लेकिन पता था कि हमारी हैसियत क्या है। वो जो इन्वेजन्स थी ना, उनको वो लोग फिर भी बेहतर थे। उन्हें अपनी हकीकत का पता था। मोदी ने जो झूठ बोला ना, ये जो बोंगियाँ मारी हैं, 56 इंच का सीना, मेरी सेना, मेरी सूना, नहीं है। तुम्हारा ये काम ही नहीं है। तुम्हारा काम है इधर का माल उठाओ, इधर बेच दो, इधर का उठाओ, इधर बेच दो। कमा के कहो जी हम रोटी खा लेते हैं बस। मतलब आप हालत देखें कि दिल्ली का नाम बदलने की बातें की जा रही है। कहते हैं उसका नाम इंद्रप्रस्थ रख दो। दिल्ली में जगह-जगह पांडव्स के स्टैच्यूज़ लगा दो। मतलब कोई बेशर्मी, अब क्या कहा जाए। और उसके बाद कहते हैं जी एनी एयरबेस खाली हो गई तो हमारा स्ट्रैटेजिक लॉस है। भाई तुम्हारी तो हर जगह स्ट्रैटेजिक लॉस है। चीन उठता है वो तुम्हें जूते लगा देता है, पाकिस्तान उठता है वो लगा देता है। जंग लड़ने के तुम काबिल नहीं हो, कोई हार्ड वर्क तुम कर नहीं सकते। तो ये कौन-सी नई बात है? हर रोज़ स्ट्रैटेजिक लॉस होगा आपका? नहीं होगा। आपको अकल आनी ज़रूरी है। स्ट्रैटेजिक लॉस वॉस से निकलें, जो आपकी लिमिट्स हैं, जो आपकी हदूद है, उसके मुताबिक काम करें। अंबानी-शंबानी की पूजा-वूजा किया करें, वो सौदा-वौदा बेच लेते हैं। उनको मतलब गॉडफ़ादर बना के पेश करें। अमिताभ बच्चन को कहें बहुत बड़ा अदाकार है, उसकी दुनिया में ज़िंदा रहें, किसी हीरोइन के पीछे नाचना शुरू कर दें, ठीक है ना? और उसके बाद क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का देवता बना लो, बस इसमें खुश होते रहो। मोहन बगान को कह दो ये फुटबॉल की बहुत बड़ी टीम है। बस इसमें रहें, इससे आगे आपका काम नहीं है।